अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें कौन सी इनकम को इंक्लूड करेंगे और किन लोगों को इंक्लूड करेंगे, किन लोगों की इनकम को इंक्लूड करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इस पूरी डेफिनेशन में आपको शायद दो वर्ड्स के ऊपर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंट्स। इन दो के बारे में समझेंगे, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। किसका टोटल बताया है? फैक्टर इनकम का, केवल इनकम का नहीं। कई बार हम समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या कहलाएगी, किसी देश में जितने लोग हैं वो जितनी इनकम कमा रहे हैं उन सब की इनकम को जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी। ऐसा नहीं है, हम केवल कौन सी इनकम को ऐड करेंगे? ओनली फैक्टर इनकम को। और किन लोगों के द्वारा वो फैक्टर इनकम कमाई हुई हो? नॉर्मल रेजिडेंट्स, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स लोगों के द्वारा वो कमाई हुई हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर जिस साल में हम उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम के जो हमने ये पॉइंट देखे हैं इनमें से केवल दो पॉइंट की स्टडी करेंगे, फिर आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट तो है फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम है, ये इनकम की एक टाइप है। क्या है? इनकम की एक टाइप। इनकम के दो टाइप बता रहा हूं मैं। फर्स्ट तो है फैक्टर इनकम एंड सेकंड इज ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या कहलाएगी? हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किनको बोलेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए मैंने? चार बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। चार बताए थे। भूमि, मजदूर, कैपिटल क्या हो जाएगा? पूंजी, एंटरप्रेन्योर उद्यमी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन चारों की हेल्प से ही हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लैंड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर लेबर नहीं है, उसके ऊपर काम करने वाला कोई मजदूर नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, जिस पूंजी की जरूरत है, वो अगर कैपिटल हमारे पास नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर जो इन तीनों को कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, उसका संचालन का काम करेगा, अगर वो भी नहीं है तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो किसी चीज के भी प्रोडक्शन के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। इन चारों को ही हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं तो बदले में इनको आय मिलती है, इनको इनकम मिलती है। उस इनकम को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ये चारों क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्विस देने के बदले में जो इनकम मिलती है उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब ये चार जो है, इनको इनकम कौन कौन सी मिलेगी? जो लैंड है, लैंड की इनकम क्या होती है? लैंड का जो रिवॉर्ड होता है उसको यूज करने के बदले में जो उसको दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? रेंट। लैंड को रेंट, लेबर को यानी कि जो मजदूर है उसको हम क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेजेस, या बोल सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसका एक हिस्सा है वेजेस। तो अभी हम बेसिकली वेजेस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को इक्वल मानकर चलते हैं, आइडेंटिकल मानकर चलते हैं। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल यानी कि हमने जहां से पैसा लिया है उसको हम बदले में क्या देंगे? ब्याज देंगे, तो उसकी जो इनकम हो गई वो हो गई इंटरेस्ट। एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योर, जो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। वो किसके लिए काम कर रहा है? वो लाभ के लिए काम कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो ये हो गया प्रॉफिट। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनकी चार तरीके की इनकम, ये हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनकी इनकम हो गई फैक्टर इनकम। तो हम केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, और इससे अलग कोई भी इनकम हुई तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और अलग इनकम कौन सी है? दूसरी है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है?
ट्रांसफर इनकम कहलाएगी आपकी वो इनकम जो किसी सर्विस के बदले में पे नहीं की गई है, ठीक है, मतलब हमने कोई सर्विस भी नहीं दी और फिर भी हमको पैसा मिल गया, वो आएगी ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे किसी को दान देना, डोनेशन। अगर किसी को हम पैसा डोनेट कर रहे हैं तो बदले में उससे कोई सर्विस थोड़ी ना ली है हमने, केवल पैसे दान दिए हैं उसको, ठीक है। अब वो जो पैसे हमने दान दिए हैं वो उसकी इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम, ना कि फैक्टर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि डोनेशन है, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, या किसी को हेल्प के हिसाब से पैसे दे रहे हो हम, ठीक है, जैसे भिखारी को हम पैसे देते हैं तो उसकी इनकम तो है, लेकिन वो क्या उसने कुछ काम करके कमाई है वो इनकम? नहीं, फ्री में मिली है ना उसको, हमने एज ए हेल्प उसको दिया है वो पैसा, तो उसकी वो कौन सी इनकम हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम। इस वजह से कि किसी ने पैसा कमाया है या नहीं कमाया, उसके हिसाब से इनके एक एक नाम और है। जो हमारी फैक्टर इनकम है इसको हम बोलते हैं अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम, अर्न का मतलब क्या होता है? कमाई हुई, अर्जित की हुई। तो जब इन्होंने काम किया है कहीं पर जाकर तब इनको इनकम मिली है, इसलिए इनको बोल देंगे अर्न्ड इनकम। और यहां पर जिन लोगों की इनकम हुई है वो अर्न्ड इनकम नहीं है, वो कौन सी कहलाएगी? अनअर्न्ड इनकम। मतलब जो इनकम तो है लेकिन कमाई नहीं गई है, कोई बदले में सर्विस नहीं दी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी अनअर्न्ड इनकम। दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, या अर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इन चारों के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी इनकम मिलती है वो भी आपको याद हो गया होगा। ट्रांसफर इनकम के आप एक दो एग्जांपल याद रखें, डोनेशन है, चैरिटी है, ये चीज आप याद। इसके आगे हम देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट किन लोगों को बोलेंगे? उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट इस देश का है या नहीं है, तो उसके पीछे हम दो विशेषताएं पहचानेंगे, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानेंगे। एक तो कौन सी कि वो क्या हो? ऑर्डिनरली रेजिडाइंग, ठीक है, ऑर्डिनरली रेजिडाइंग इन ए कंट्री। दूसरी क्या हो? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसका क्या मतलब है दोनों पॉइंट का? कि किसी देश में एक व्यक्ति ऑर्डिनरली रेजिडाइंग भी है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करता है। थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ऑर्डिनरली रेजिडाइंग किसको बोलेंगे? एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो एक या एक साल से ज्यादा समय तक किसी देश में रह रहा हो। यह पॉइंट आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति एक साल या एक साल से ज्यादा समय तक जिस देश में रह रहा हो वो, प्लस दूसरी कंडीशन क्या बता रहा हूं, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में हो जिसमें वो रह रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि वो कंजम्पशन भी वहीं पर करता हो, प्रोडक्शन भी वहीं पर करता हो, इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर करता हो, यानी कि ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो उसी देश में करता हो। तो वो क्या कहलाएगा उस देश का? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वो उस देश में एक साल या एक साल से ज्यादा समय तक रह रहा हो, दूसरा वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो जिस देश में रह रहा है उसी देश में हो। अब वो व्यक्ति हमारे देश का भी हो सकता है और दूसरे देश का भी हो सकता है। जैसे अगर कोई अमेरिका का नागरिक है, अमेरिकन सिटीजन है, वो हमारे देश में रह रहा है और वो कितने साल से रह रहा है? 5 साल से रह रहा है। और 5 साल से रहने के साथ साथ वो कंजम्पशन भी वही यहीं पर करेगा, प्रोडक्शन भी यहीं पर करेगा, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर करेगा, मतलब पूरे तरीके से वो हमारे देश में सेटल हो चुका है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारे देश में ही हो रहे हैं। उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर है, केंद्र है जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो किस देश में है? इंडिया में ही है, ना कि अमेरिका में। तो इस केस में उस अमेरिकन सिटीजन को, हालांकि वो सिटीजन कहाँ का है? अमेरिका का, लेकिन वो हमारे देश में 5 साल से रह रहा है और वो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका वो हमारे देश में है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? हमारे देश का।
क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो केवल हमारे देश का रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ऐसा ही कोई चाइना का है, कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर 10 साल से रह रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन उसने फुलफिल कर दी कि वो 10 साल तक रह रहा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय तक रह रहा है। दूसरा, वो जब यहाँ पर रह रहा है तो वो सीधी सी बात है, वो कंजम्पशन भी यहीं पर करेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, कोई काम धंधा यहीं पर करेगा, पैसा भी यहीं पर लगाएगा, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारे देश में ही है। तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट चाइना का होगा या इंडिया का? सीधी सी बात है, वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा? इंडिया का, क्योंकि उसने दोनों कंडीशंस फुलफिल इंडिया के कंटेक्स्ट में की है, ना कि चाइना की। हालांकि वो चाइना का नागरिक है, चाइना का सिटीजन है, लेकिन फिर भी वो हमारे देश का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। इसके ठीक उलट हम बात करें तो अगर हमारा कोई देश का नागरिक है और वो काम करता है किसी दूसरे देश में, मान लीजिए हमारे देश का नागरिक कोई इंडियन है और वो कहाँ पर काम कर रहा है? चाइना में काम कर रहा है। चाइना में कितने समय तक रह रहा है वो? 6 साल तक रह रहा है। इंडियन है, हमारे देश का, लेकिन चाइना में 6 साल तक काम कर रहा है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो सब कहाँ पर है? चाइना में है, ना कि इंडिया में। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का या चाइना का? तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? चाइना का। हमने देखा है कि फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट। अब इस डेफिनेशन को समझिए कि डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज अर्नड इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स who fulfill the two characteristic this and this of a country, किसी भी देश का during the period of accounting year। ये थी आपकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन कि एक वर्ष में किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट जितनी फैक्टर इनकम कमाते हैं, अगर उनका हम टोटल कर दें तो वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम।